बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज हम जिस मौजू को लेकर आ रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू हैगा जिसका नाम है नेग्लेरिया। नेग्लेरिया के केसेस जो हैं वो आजकल कराची में देखने को आ रहे हैं और ये एक बहुत ही रेयर बीमारी है कि जो कि इतनी आम नहीं है कि बहुत कम दुनिया में बहुत कम लोग जो है ना नेग्लेरिया के मरीज़ के शिकार होते हैं, लेकिन ये इतनी फैटल है, इतनी ख़तरनाक होती है कि जिसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेग्लेरिया एक ख़तरनाक बीमारी है, इसको ये भी कह सकते हैं कि ये दिमाग को खा जाती है। वो किस तरह कि ये नाक के ज़रिए दिमाग में पहुंच जाती है और दिमाग के खलियों को तबाह कर देती है और उसमें सोजिश आ जाती है जिसे हम प्राइमरी मेंजो एनसेफेलाइटिस कहते हैं, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक मर्द है। नेग्लेरिया एक्चुअली एक अमीबा है, एक इसे ये कह सकते हैं कि एक कीड़ा है। इतना छोटा होता है कि बग़ैर माइक्रोस्कोप के इसको नहीं देख सकते। लोगों में ये कंसेप्ट है कि शायद ये एक वायरस हैगा। ये वायरस नहीं हैगा, ये एक कीड़ा हैगा। नेग्लेरिया की सिर्फ एक ही अक़साम है जिसे नेग्लेरिया फवलेरी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ रह सकता हैगा, तो इसके बारे में मैं आपको बताते चलूँ कि ये ज़्यादातर गर्म ताज़ा पानी जैसे झील और दरिया वगैरह में पाया जाता हैगा। कुदरती पानी के चश्मों में भी पाया जाता हैगा। फैक्ट्रियों से निकलने वाले गर्म पानी में भी पाया जाता हैगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अगर पानी सही तरीके से स्टेरिलाइज ना हो तो उसमें भी पाया जा सकता है। तालाबों में भी पाया जा सकता है। बहते हुए पानी में भी पाया जा सकता है। पानी के पाइप्स में भी पाया जा सकता है। इसके अलावा ये जो घरों में और दूसरी जगहों पे जो वाटर हीटर लगे होते हैं उसमें भी पाया जा सकता है। पानी के अंदर जो मिट्टी तह में बैठ जाती है उसमें भी पाया जा सकता है। ये कीड़ा गर्म पानी में जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 46 डिग्री सेंटीग्रेड और या 115 फ़ारेनहाइट यानी 115 फ़ारेनहाइट में भी जिंदा रहता है और कम टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकता है। अमेरिका में अभी तक 2015 से 2022 के दौरान तकरीबन 29 मरीज दरियाफ्त हुए। ज़्यादातर 14 साल के या उसकी कम उम्र के थे बच्चे थे। कराची में इस वक्त 12 मरीज दरियाफ्त हो चुके हैं, यानी 2-3 दिन पहले मैंने ये खबर सुनी थी कि 12 केसेस अभी तक कराची में दरियाफ्त हो चुके हैं। इससे पहले कराची में 2015 से 2017 तक 24 मरीज दरियाफ्त हुए थे। लाहौर में एक केस 23 जुलाई 2023 को 30 साल का जवान सर्विसेज अस्पताल में दाखिल हुआ है। इंडिया में भी केसेस हैं, उसमें 16 केसेस रिपोर्ट हुए थे जिसमें से 4 मरीज सेहतयाब हो गए। इसकी क्या अलामत हैं? इसकी अलामत में यही है कि इस बीमारी के हम कह सकते हैं कि 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया। जब ये इन्फेक्शन लगता हैगा तो उसके 5 दिन के बाद शुरू होती है, लेकिन ये अलामत 1 से 12 दिन में भी शुरू हो सकती हैं। इसमें क्या होता है कि सर दर्द होता है, बुखार होता है, मतली होती है, उल्टी हो सकती है। फिर दूसरे हिस्से में स्टेज 2 में हम ये कह सकते हैं कि गर्दन अकड़ जाती है, यानी गर्दन के जो पट्टे होते हैं वो उसमें इस्पात हो जाता है, इसको अकड़ जाते हैं, जैसे जिसको हम स्टिफनेस कहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे गर्दन तोड़ बुखार में होता है। फिर इसके अलावा कन्फ्यूजन होता है, यानी पेशेंट को समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। सीज़र हो सकती है, कि मतलब ये कि झटके लग सकते हैं जिसम में, बॉडी को झटके लग पड़ सकते हैं। हेलुसिनेशन हो सकता है, उसके बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल जिसे कह लेंगे एब्सेंट माइंड आप ये कह सकते हैं। फिर आखिर में ये होता है कि कॉमा हो सकता है। जब ये अलामत शुरू होती है तो इसका मतलब ये मर्ज तेज़ी के साथ फैलता है और उसमें मौत के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस बीमारी की मौत की शरह जो है वो 97% के चांसेस होते हैं। अब ये कैसे डायग्नोज करते हैं? ज़ाहिर है कि ये बग़ैर लेबॉर्ट्री के तो डायग्नोज नहीं हो सकता। अमेरिका में भी इसकी लेबॉर्ट्रियाँ इतनी नहीं है क्योंकि ये मर्ज जो हैगा बहुत ही रेयर हैगा। तो कुछ जगह पे और ये भी कि जिस जगह पे ये फैसिलिटीज़ होती हैं, जो बड़ी लेबॉर्ट्रियाँ होती हैं जहाँ ये फैसिलिटीज़ होती हैं, उसी में ये टेस्ट हो सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो आपके दिमाग में और उसकी रीढ़ की हड्डी में जो पानी होता है उसको हम रीढ़ की हड्डी के ज़रिए जो है ना वो निकालते हैं। उसके बाद उसको एग्जामिन करते हैं, या ये कि ब्रेन टिश्यू का जो है उसके ज़रिए भी ये डायग्नोस हो सकता है। इसी तरीके से ये गर्दन तोड़ बुखार में भी इसी तरीके से डायग्नोस होता है कि जब रीढ़ की हड्डी में से पानी निकाल के उसका टेस्ट किया जाता है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज एक तो ये है कि बीमारी बहुत ही रेयर है, तो इसका कोई ख़ास स्पेशली तो कोई इलाज अभी तक नहीं है, लेकिन ये कि कुछ दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से उसमें फ़ायदा हो सकता है। जैसे एम्फेटेसिन बी हैगी, एजिथ्रोमाइसिन है,
फ्लूकिनाजोल है, रिफेम्पिसिन है, मेल्टीफोसिन है और डेक्स्ट्रामिथाजोन है। अब इसमें रिफेम्पिसिन जो है वो टीबी के मरीजों में भी दी जाती है कि डेक्स्ट्रामिथाजोन जो है ये स्टेरॉयड है, एजिथ्रोमाइसिन जो है ये एंटीबायोटिक है, और बाकी दवाइयाँ जो हैं। लेकिन ये मरीज़ इसमें ये दवाइयाँ इस्तेमाल करी हैं, इसमें दवाई में सबसे ज़्यादा जो है मल्टीफोसिन जो है ना, मल्टीफोसिन नई दवाई है और इस्तेमाल करने में पता चला है कि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है ये। अब इसमें क्या एहतियात कर सकते हैं हम? पहले मैं ये जिक्र कर चुका हूँ कि जिन वजूहत की वजह से बीमारी के चांसेस होते हैं, उसी को मैं भी आपको एहतियात भी करनी पड़ेगी कि सबसे पहले कि जब आप गोता लगाएं, पानी में गोता लगाएं, तो परहेज़ करें ख़ास तौर पे उन स्विमिंग पूल में जहाँ क्लोरीन की मकदार काफ़ी नहीं होती, या वज़ू करते वक्त नाक में पानी डालते वक्त एहतियात करें, क्योंकि ये नाक के ज़रिए दिमाग में पहुंच जाता है। फिर अगर स्विमिंग करना चाहें तो अपने एहतियात के तौर पे नेज़ल प्लग जो है वो इस्तेमाल करें। जिस पानी में नेगलेरिया के मरीज़ के चांसेस होते हैं, यानी इससे पहले जिस पानी में ये पता हो कि इस पानी की वजह से नेगलेरिया के मरीज़ आए हैं, तो इस पानी में नहाने से परहेज़ करें। पानी को में जब नहाएं तो ये देख लें, स्विमिंग पूल वगैरह में आप जाएं तो ये देख लें कि इसमें क्लोरीन की मकदार सही भी है या नहीं है, क्योंकि अगर क्लोरीन कम हो तो जाहिर है कि फिर इसका मतलब ये चांसेस ये हो सकते हैं कि उसमें नेगलेरिया की ग्रोथ हो सकती है। फिर उसके बाद ये कि अगर नहाने के बाद खुदा ना खाते किसी को सर में दर्द हो या बुखार आ जाए, तो डेफिनेटली उसको हेल्थ केयर टीम से जो है ना रब्ता करना चाहिए, ताकि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फर्दर उसको ऑब्जर्वेशन पे मरीज़ को रखें। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और इसमें मैंने तमाम चीज़ें आपको बता दी होंगी। उम्मीद अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।